क्या दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अपने इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़ी है? क्या अमेरिका का कर्ज अब इतना बढ़ चुका है कि डॉलर की जो ग्लोबल बादशाहत है, उसको भी अब चैलेंज मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अगला जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो सिर्फ वॉल स्ट्रीट नहीं बल्कि अ, अ, उससे भी आगे बढ़ सकता है, या उसका जो असर है वो भारत, यूएई और दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जेब पर भी आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंबर जैदी और आज हम बात करेंगे अमेरिका की, एक ऐसे देश की जिसने पिछले 80 सालों तक दुनिया की इकोनॉमी को एक डायरेक्शन दिया, एक दिशा दी, डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाया और स्विफ्ट से लेकर वॉल स्ट्रीट तक फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल किया। लेकिन आज वही अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमिक क्रॉसरोड पर आकर खड़ा है जहां यूएस नेशनल डेट जो है पहली बार हिस्ट्री में 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। सोचिए, 40 ट्रिलियन डॉलर जो है, यानी इतना बड़ा कर्ज जिसकी जो कल्पना है वो करने में भी आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाए। और इसी बीच में अमेरिका की जो बोरिंग कॉस्ट है, वो लगभग 2 दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को हाई लेवल पर ही होल्ड किया हुआ है। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए नया जो कर्ज है वो लेना और पुराने कर्ज को रिडिफाइन करना पहले से ज्यादा महंगा हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। एक और डेवलपमेंट है जो शायद अगले 10 सालों की दुनिया को जो आने वाली है उसको बदल सकता है। सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब जो है वो टोकनाइज्ड बैंक डिपॉजिट और डिजिटल जो सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करें। यानी कि पैसा धीरे धीरे फिजिकल और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उससे निकलकर प्रोग्रामेबल जो डिजिटल फाइनेंस है उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या डॉलर का अगला वर्जन डिजिटल होगा, या ये कहें कि क्या सीबीडीसी, टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स और जो डिजिटल पेमेंट्स है स्विफ्ट और ट्रेडिशनल बैंकिंग को धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, या फिर ये कहें कि ये सिर्फ फाइनेंशियल इनोवेशन है, कि और या फिर ये कहें कि उसका एक नया रेवोल्यूशन है। और दोस्तों, इसी बीच में अमेरिका के दूसरे जो हम उसकी बात करें, उसकी तरफ एक पुराना जो वार्निंग है, उसकी उसकी जो है फिर से चर्चा होने लगी है। उन्होंने, जॉन एडम्स ने कहा है कि अगर जो फिस्कल डिसिप्लिन है, अगर वो खत्म हो गया तो रिपब्लिक जो है उसकी बुनियाद भी कमजोर हो सकती है। क्या आज अमेरिका उसी वार्निंग के करीब पहुंच रहा है, या फिर ये कहें कि अमेरिका पहले से भी ज्यादा जो क्राइसिस है उसके बीच वहां पर पहुंच चुका है? और इसी सब में वापस उभर कर आ रही ये सारी चीजें जो है, चाहे 40 ट्रिलियन की बात हो या फिर ये कर्ज और ये सारी चीजें, तो इन सबको मिलाकर हम आज की जो चर्चा है उसको शुरू करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ आज फिर एक बार फिर से मौजूद हैं इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी, अंबर जी, जय श्री राम डॉलर उमेश का जी। बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है आपने। और एक तरह से जो भूमिका बांधी है, लोगों को समझ में आ गया है कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली आने वाला है। अमेरिका का जो 40 ट्रिलियन डॉलर का डेप्थ है, वो एक तरह से ग्लोबल रीसेट की एक घंटी आप समझ लीजिए, अ बेल वेदर फॉर द ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट। और आप ये थैंक यू। देखिए कि उनकी जो बॉन्ड यील्ड है वो 30 ईयर्स के अंदर 5.27% पहुंच चुकी है। जनरली होती थी उमेश जी, टू सबसे परसेंट से एक पहलू कर देती हूँ, मुझे पता है कि आप इस पूरे मामले पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं और बहुत अच्छे से आप इस पूरे मसले को समझाएंगे। सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये अमेरिका को जो 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, नेशनल डेट, ये पहुंच कैसे गया फिर? देखिए हम अंबर जी, एक चीज नोट करिए कि 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस समय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस हुआ था। तो अमेरिकन इकोनॉमी की जो साइज थी उस समय 15 ट्रिलियन की थी, और ये जो क्राइसिस था 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का था। तो फेड ने क्या किया, इसको सॉवरेन डेट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने करेंसी प्रिंटिंग चालू कर दी। करेंसी प्रिंटिंग के कारण आप देख रहे हैं कि डॉलर की जो वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। पर फिनेंशियल सिस्टम में इसकी लिक्विडिटी इतनी ओवरवेलमिंग है कि कोई दूसरी करेंसी है वो इसको रिप्लेस भी नहीं कर पा रही। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। सबको मालूम है कि डॉलर एक वर्थलेस टिश्यू पेपर है, फिर भी उसकी वैल्यू है, क्योंकि दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है आज तक आया ही नहीं है जो डॉलर को रिप्लेस कर सके। पर सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि उनका डेट कितना है, 40 ट्रिलियन।
उनकी जो अभी जो ब्याज दर है वो 5.27% है। मतलब उनका ब्याज जो है $2 ट्रिलियन प्लस होने वाला है। आप सोचिए, कुछ दिनों पहले ये 2% होता था तो 800 बिलियन देना पड़ता था, अब 2 ट्रिलियन देना पड़ेगा सिर्फ डेप्ट ही। और इससे आप देखिए कि बॉन्ड यील्ड जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है, और इसके कारण आप ये देखेंगे कि आगे जाके अमेरिका को वापस वो करना पड़ेगा जो 2008 में उसने किया था। मतलब पैसा छापना पड़ेगा और सेंट्रल बैंक्स को ये जो सॉवरेन बॉन्ड्स है वो खरीदना पड़ेगा, और सॉवरेन बॉन्ड्स खरीदने से आप देखेंगे यील्ड जो है कम होगी, और इससे क्या होगा, सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट बढ़ेगी। सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट जब बढ़ती है, सारे एसेट क्लासेस में एक बहुत बड़ा बबल होता है, और बबल जो होगा 2008 जैसा होगा, और उसके बाद बहुत बड़ा क्रैश भी होता है। और इस बार जो क्रैश मैंने हमेशा आपको बताया है कि चैनल के अंदर कि ये जो होगा एक तरह से एआई जो बबल बूम और बस्ट है वो होने वाला है। अमेरिका के अंदर बैंकिंग कोलैप्स होने वाला है। चाइना के अंदर भी आप ये देखेंगे कि उनका जो रियल स्टेट प्रॉपर्टी मार्केट है वो साथ में मिलके एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड कोलैप्स के थ्रू बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर करेंसी अगर बढ़ती जाती है तो आपके बैंक में तो पैसा उतना ही रहेगा, ठीक है, बट आप ये देखेंगे सबके दाम बढ़ते जाएंगे। एसेट क्लास इन्फ्लेशन बोलते हैं, एसेट क्लास इन्फ्लेशन में सबके दाम बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे आपकी जो करेंसी आपके हाथ में, पैसा जो आपके हाथ में है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसको बोलते हैं डीस्टेबलाइजेशन, और ये एक बहुत बड़ा एक तरह से फिनेंशियल मतलब करेंसी डीस्टेबलाइजेशन की बात हो रही है, डीवैल्यूएशन की बात हो रही है, और वर्थलेस पीस ऑफ पेपर हो जाएगा कुछ दिन में। अब अमेरिका को भी मालूम है कि डॉलर का जो डोमिनेंस बैठाना है तो उसको भी एक तरह से, जैसे अभी चाइना कर रहा है, चाइना और बाकी सब कंट्रीज मिलके सीबीडीसी पे आ गए। अब जो स्विफ्ट है वो भी आप देखिए वो भी आ चुके हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी जो है जो ये आप देखिए स्विफ्ट ने भी बोल दिया है कि हम भी अभी एक तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट जो अगोरा है वो लॉन्च किया है। और आप ये भी देखिए कि ये जो उनका जो स्टेबल कॉइन है उसकी मात्रा कितनी बढ़ गई है, 33 ट्रिलियन इन 2035, मोर देन मास्टर और वीज़ा कार्ड के कंबाइंड में ये यूज़ हो रहा है। अमर जी, इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकाल रहा है, जो उसने निकाल दिया स्टेबल कॉइन यूएसडीटी के ऊपर, उसकी वैल्यू 33 ट्रिलियन डॉलर्स है, और वो सीबीडीसी बेस्ड ट्रांजैक्शन करना चाहता है, क्योंकि इससे क्या होगा, पैसा जल्दी मिलेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, और अमेरिका चाहता है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप लेके आए। फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या मतलब, कि वो दिखाना चाहे लोगों को कि आप अमेरिकन एसेट्स यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए ये नई बात नहीं है, ये देखिए चाइना, ये जापान के अंदर सोनी बैंक है, इन्होंने अभी अपना जो सीबीडीसी है वो निकाला है, और इसमें आप क्लियर कट बोल रहे हैं कि आप जो है ये जो ये एक नया टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो सोनी बैंक निकाल रहा है, और अल्टीमेटली ये डिनोमिनेटेड रहेगा डॉलर्स में। आप देखिए, और $1000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका रेट ऑफ डिविडेंड रेट है 3.5%। एक तरह से ग्लोबली जो कॉरपोरेशंस हैं उनको बोल रहे हैं कि आप जो है सीबीडीसी को प्रमोट करिए, और अभी हमें सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए जापान भी जो है वो यूएस डॉलर्स को ऑफलोड कर रहा है, चाइना ने तो आधा कर दिया, भारत ने भी 240 बिलियन डॉलर से 180 बिलियन डॉलर्स कर दिया है। पर आप ये सोचिए, अगर कोई ऑफलोड कर रहा है तो कोई खरीद भी रहा है ना, और अगर वो खरीद रहा है तो हायर इंटरेस्ट डील पे खरीद रहा है, और इसके कारण अमेरिका के डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अमेरिका की डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ने से आप ये देखेंगे कि कोई दूसरी करेंसी नहीं आ पाएगा, और जब अमेरिका चाहेगा कि वर्ल्ड में एक तरह से कोलैप्स करे वो उस दिन करेगा, और ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी में काम हो रहा है। आप ये ही देखिए, इसके लिए भी वॉर जो है, आप देखिए जितने भी वॉर्स हो रहे हैं किसके खिलाफ हो रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ हो रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहे हैं, रशिया के खिलाफ हो रहे हैं, ईरान के साथ हो रहे हैं, क्योंकि ईरान भी जो है ऑयल रिच प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। किनको सैंक्शंस की धमकी दी जा रही है, इंडिया और चाइना जो ज़्यादा एक तरह से एनर्जी कंज्यूमर भी है, और ये जो एनर्जी ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है फ्रॉम डॉलर टू अदर लोकल करेंसी। इनफैक्ट रशिया ने बोल दिया बांग्लादेश को कि अगर हमसे ट्रेड करना है तो हम इंडियन रुपीज़ में करेंगे। इससे कारण इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी भी हो रहा है।
अमेरिका को समझ में आ रहा है कि बाकी कंट्रीज जो है वो डाइवर्सिफाई कर रही हैं डॉलर एसेट्स के लिए, इसके लिए वो पब्लिक ओनरशिप ऑफ एसेट्स बढ़ा रहा है। और इसके अंदर उनकी जितनी भी बिग टेक कंपनीज है और बाकी जो अमेरिकन कॉरपोरेशंस हैं और जापानीज कॉरपोरेशंस है, उनको बोल रहा है कि आप यूएसडीटी को प्रमोट करिए। और इससे आप ये देखेंगे फ्रैक्शनल ओनरशिप बढ़ा रहा है। ये देखिए, ये एक तरह से आप मतलब आप सोच लीजिए फ्रैक्शन 0.001 वाला शेयर भी किसी का भी ले सकते हैं। अब इतना पैसा, वर्ल्ड का पैसा अगर अमेरिकन मार्केट में जाता है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है $75 ट्रिलियन, और वहां पर ऑलरेडी बबल बन रहा है। पर बबल सबको मालूम है, पर पैसा भी अभी जा रहा है। अभी देखिए स्पेसएक्स का जो आईपीओ आया था $135 पे आया था, हाई पे हाई वो $225 तक गया, और अभी शायद 115 या $120 पे है। पर वहां पर जो आप देखते हैं एक तरह से बबल और बस्ट जो भी होता है इंस्टेंटली हो रहा है, एक तरह से उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है तो उसी समय ख़त्म किया जा रहा है। आगे एंथ्रोपिक भी आने वाला है, ओपन एआई भी आने वाला है। तो आप ये देख रहे हैं कि लोगों को धीरे धीरे उनको अमेरिकन एसेट्स चिपका रहे हैं जो हाई वैल्यूएशन के हैं। और बाद में आप देखेंगे जितने भी हेज फंड्स हैं, जैसे ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट और वैनगार्ड, ये सब लोग अपना जो माल है हायर भाव का, वो सारे जो विश्व के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको चिपका के सेल ऑफ कर देंगे, जिसके कारण जी, आप पहले कंप्लीट कीजिए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। उसके कारण आप देखेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर वेल्थ कोलैप्स होगा और अमेरिका के पास वो वेल्थ जाएगा, जिससे अमेरिका अपना जो डेट है वो ख़त्म कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म अमेरिकन प्लान है। तो ये अच्छा, देखिए, ये जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट फिनेंशियल रीसेट। और ये जो है अमेरिका फिनेंशियल सिस्टम में अपनी जो उसकी जो पैठ है उसको और डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ा रहा है सिस्टम के अंदर, ताकि दूसरी कंट्री का कोई भी करेंसी उसको compete ना कर सके। वो सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, वॉर भी करेगा। इसके तो इससे थोड़ा सा एकदम उलट के सवाल मेरा ये था कि जो ये मोमेंटम क्रिएट हुआ है, आपको क्या लगता है कि इससे जो ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन की चर्चाएं होती हैं, क्या उसको इससे एक मोमेंटम मिल सकता है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, लेकिन आप उसके बिल्कुल उलट यहाँ पर कहानी बता रहे हैं। देखिए, द ओनली कंट्री विच कैन डिस्टेबलाइज द डॉलर राइट नाउ इज चाइना। उसकी जो हम्म, साइज है 20 ट्रिलियन की है, और हम्म, उसने क्या है उधार लेके रखा है। पर चाइना के ऊपर सबसे बड़ा, उसके जो सबसे बड़ा जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। इसके लिए हम्म, अमेरिका जो है वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अपना रहा है, और चाइना से अपना जो कैपिटल है वहाँ से निकाल रहा है, जापान भी निकाल रहा है। और उसका जो बेनिफिट है सिर्फ इंडिया नहीं ले रहा है, इंडिया के साथ वियतनाम, मेक्सिको सब लोग ले रहे हैं। तो वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के हिसाब से अमेरिकन कॉरपोरेट्स अपना जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अंबर जी, आप ये देखिए, स्मार्ट मनी जो है उसको मालूम है कहाँ से निकालना और कहाँ पर डालना। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको आर डायरेक्ट बेनिफिशियरी। आप ये भी देखिए कि कैसे भारत और जापान के बीच में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आ रही है, यूएई के साथ हमारी पार्टनरशिप हो रही है। ये सब इकोनॉमिक जो यूनियन है, नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर के तरफ ही बढ़ रहे हैं। आप ये भी देखिए कि कैसे आप अगर आप ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स के अंदर आप मुझे ये बताइए कि चाइना की जो इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन की है। द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इज इंडिया जो 4 ट्रिलियन की है, और इंडिया से 5 गुना बड़ा है। तो चाइना वर्चुअली डोमिनेट करेगा, जैसे यूरोजोन के अंदर जर्मनी डोमिनेट करता है, और जर्मनी जो है इकोनॉमिकली रूल करता है यूरोप के ऊपर। क्या भारत जो अपनी इकोनॉमिक सॉवर्निटी है चाइना को सौंपेगा थ्रू ब्रिक्स? कभी नहीं होने वाला है। आपको मैं बता देता हूँ, बात होगी डी डॉलराइजेशन की, बात होगी ये सब चीज़ की, पर अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि इंडिया और रशिया साथ में लोकल करेंसी में डील कर रहे हैं। इंडिया और रशिया एक तरह से सिस्टम बना रहे हैं कि रुपी में ट्रेड करेंगे। बांग्लादेश को भी करना है, अगर रशिया के साथ ट्रेड तो इंडिया को यूज़ किया जाएगा। तो एक तरह से चाइना का जो ओवरवेलमिंग प्रभुत्व है उसको काउंटर करने की जरूरत है। ट्रस्ट ही नहीं है तो हाउ व्हेन द ट्रस्ट इज द फाउंडेशन फॉर एनी पार्टनरशिप। और ये तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर आप अपने सॉवरेन राइट्स एक तरह से खो दोगे।
ये सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आप ब्रिक्स के अंदर कॉमन करेंसी की बात करते हो या कुछ करते हो, चाइना किसी को सुनने वाला नहीं है। वंस द ब्रिक्स करेंसी इज एस्टेब्लिश्ड, वो अमेरिका को दादागिरी दिखाएगा और सारे नेशंस के ऊपर दादागिरी बताएगा। आप देखिए वो अपने जितने भी नेबर्स है उसके साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, सिमिलरली वो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स करेगा। चाइना के ऊपर कौन भरोसा कर सकता है? अमेरिका अगर चोर चोर है तो चाइना डकैत है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी इज हैप्पी विद अ थीफ रादर देन अ डकॉइट, दैट्स व्हाई इट्स रेडी टू गो विद अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी सिस्टम है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई याचिका डालोगे सुनाई जाती है, सुनवाई होती है। चाइना में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। और एक चीज़ है, चाइना का डेटा भी फेक है। इसके कारण मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि कोई क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव ना होने के कारण डॉलर जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वैल्यू उसकी थोड़ी थोड़ी श्रिंक होती जाएगी। बिट्स एंड पीसेस में आप देखेंगे कि भारत की करेंसी यूज होगी। पर मैं आपको बताता हूँ भारत की जो मार्केट, भारत का जो जीडीपी है कि मार्केट पे और क्या असर होगा, उससे मेरे पास अभी 2-3 सवाल और हैं। उससे पहले मैं आपसे जो ये ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम समझना, उसको लेके मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो टोकनाइज्ड बैंक डिपॉजिट, सीबीडीसीज़ है, ये क्या जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसका अगला फेज़ है? और जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, वो मॉडल धीरे-धीरे मतलब ट्रांसफ़ॉर्म होने वाला है? डेफिनेटली हो रहा है। भारत के अंदर भी आप देखिए ई रूपी आ रहा है, आरबीआई भी जो हुँ, है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रही है। गवर्नमेंट आपको पैसे देंगी आपके अकाउंट में, उसको प्रोग्रामेबल यूनिट्स बोलते हैं, प्रोग्रामेबल टोकन्स। आप वो पैसे को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ कर पाओगे। अगर गवर्नमेंट ओके। ने आपको 2,000 रुपये दिए एजुकेशन के लिए, तो आप सिर्फ एजुकेशन पे खर्च कर पाओगे। अगर 2,000 रुपये आपको हेल्थ केयर के लिए दिया है, तो आप किसी हेल्थ केयर में जाके भी कर सकते हो। ये एक तरह से प्रोग्रामेबल टोकन्स है। देखिए सबसे बड़ी बात आप, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो है इनिशियल फेज में है, अभी भी जो बात हो रही है सब लोगों की टेस्टिंग चल रही है। पर वन फाइन डे आप देखिए कि जैसे डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर क्लियर कट बताया जा रहा है कि स्टेबल कॉइन्स को $33 ट्रिलियन यूज किया गया 2025 में। इतना मास अडॉप्शन एक तरह से बताता है कि वर्ल्ड के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग या बाकी जो इलीगल काम है वो स्टेबल कॉइन्स के थ्रू हो रहा है। देखिए सबको मालूम है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो 120 ट्रिलियन की है, पर वर्ल्ड में एक शेडो इकोनॉमी भी होती है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, जहां पर भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। उसमें वेपन स्मगलिंग, नारकोटिक्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होते हैं। वहां पर भी अमेरिकन डॉलर यूज होता है। आपको माल याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है, ये ट्रम्प की फर्म ने वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप उन्होंने स्टार्ट किया है। वो किसके लिए किया है आपको समझ में आना चाहिए। ये एक तरह से शेडो इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर डॉलर का यूटिलाइजेशन बढ़ाकर, आप ये भी देखिए कि जो प्राइवेट करेंसीज है जैसे बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, उनकी जो यूसेज है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। अंबानी, दिस इज द वे दैट मॉडर्न बैंकिंग इज इवॉल्विंग। जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे। और जितने भी बैंक है, देखिए भारत के अंदर भी आप देख रहे हैं कि 3-3, 4-4 बैंक को मिक्स करके एक बैंक बनाया जा रहा है। तो वो स्केल वाले बैंक्स बनाए जा रहे हैं, सिस्टम को एक तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। और ये जो है आपके जो प्रोग्रामेबल टोकन्स है, दिस विल बी अ रियलिटी इन फ्यूचर। भारत के अंदर भी कैश को डिसेंटिवाइज किया जा रहा है, भारत को ये अंदर यूपीआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो सेम मॉडल भारत यूज कर रहा है वो आज आप देखिए स्विफ्ट जो है वो सेम मॉडल को एक तरह से यूज किया जा रहा है। और वहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि आगे जाके भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, दैट विल राइवल स्विफ्ट इन द फ्यूचर। आप ये देखेंगे क्योंकि भारत क्या कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में जहां भारतीय है वहां पर वो यूपीआई को पॉपुलराइज कर रहा है। अभी क्वांटम छोटा है 4 ट्रिलियन। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम डॉलर को चैलेंज कर सकते हैं, हमें अपने हिसाब से बात करनी चाहिए। एक और एक चीज़ देखिए, अमेरिका की $30 ट्रिलियन की तो उनकी इकोनॉमी है, उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो $75 ट्रिलियन का है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बाई ऑल द हेज फंड्स इज 70 ट्रिलियन। अमर जी, कोई हालत में भारत जो है डॉलर को चैलेंज भी नहीं कर सकता, सोचना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, हम अपना छोटा सा एक मकान बना सकते हैं, धीरे धीरे जो बेबी स्टेप्स है उससे कम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं।
अमेरिका को चैलेंज करना आज की डेट में किसी भी कंट्री के पास पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ने वाली है। लिक्विडिटी बढ़ने से आप देखेंगे कि केविन वॉश बोलते हैं कि वांट्स टू फाइट इन्फ्लेशन, पर ट्रम्प को आपको मालूम है जो वो बोलता है वो करता नहीं है। तो केविन वॉश क्या करेंगे, कभी ना कभी रेट कम करना चालू करेंगे। सेंट्रल बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो एक्सपेंड होगी। जो डॉलर अभी सप्लाई में है वो 23 ट्रिलियन डॉलर्स है, उसको बढ़ाया जाएगा। एसेट क्लास इन्फ्लेशन होगा। एसेट क्लास इन्फ्लेशन के अंदर अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन आएगी। ग्लोबल पार्टिसिपेशन इन अमेरिकन मार्केट्स को बढ़ाया जाएगा। और फिर बाद में जब वो सब लोग अगर आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक रॉक और बाकी सब फंड्स हैं अपने स्टॉक्स जो है वो ट्रांसफर कर देंगे टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स इनटू फ्रैक्शनल ओनरशिप, क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप भी आ रहा है। और ये देखिए, इंस्पाइट ऑफ सेंट्रल बैंक्स जो है अपने डॉलर रिजर्व बेचने के बावजूद भी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप, सीबीडीसी और टोकनाइजेशन तीनों काम कर रहे हैं। और ये इसका प्रूफ देख लीजिए, स्टेबल कॉइन जो है 33 ट्रिलियन डॉलर्स का है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से रिपोर्ट्स आती हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन होगी या इस तरह का कोई फॉल आ सकता है, लेट्स सपोज अगर ऐसा होता है, तो भारत की अगर हम एक्सपोर्ट्स पे बात करें, आईटी सेक्टर पे बात करें, स्टॉक मार्केट हो, क्या आपको उस पे आप इसका प्रभाव नजर आएगा? साथ ही जो गोल्ड और बिटकॉइन है और साथ ही इमर्जिंग मार्केट, उसके लिए क्या संकेत रहे? देखिए अमर जी, कुछ ही दिन पहले हमने शो किया था जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो साउथ कोरियन मार्केट और ताइवानीज मार्केट थे, उनकी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, वो दे वर डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एआई। और जब एआई के अंदर एक तरह से सेल ऑफ आया, तो दोनों कंट्रीज की स्टॉक मार्केट्स के अंदर हाहाकार मच गया। साउथ कोरिया की बताता हूँ कि 3% उनकी जो रिटेल पॉपुलेशन है वो सुसाइड टेंडेंसी पे आ गई थी, क्योंकि वहां पर लोग ने लेवरेजिंग लेना चालू कर दिया था। मार्जिन कॉल्स जो है वो ट्रिगर हो गए थे, और उसके कारण नेशनल हेल्पलाइन उनको चालू करना पड़ गया। ये होता है अगर वो रिवर्स में जाता है। सेकेंड, मैं आपको बोलता हूँ भारत का मार्केट वेल रेगुलेटेड है, यहाँ पर वेल कंट्रोल्ड है। सेबी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मार्जिन फंडिंग जो है वो कम करते जा रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपना कैपिटल पे काम करिए, एफएनओ पे आप जो है इन्वेस्ट मत करिए। रिस्की जो डेरिवेटिव ट्रेड्स है उनको हटा दिया जा रहा है। तो भारत के मार्केट में लोग क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पर रिलेटिवली बहुत सेफ है। गोल्ड जो है मेरा हिसाब से शॉर्ट टर्म में कुछ और करेक्शन आ सकता है, पर गोल्ड को फाइनली एक्सप्लोर होना ही है, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जब कोलैप्स आएगा, ये कोलैप्स कब आएगा कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये एक तरह से कितने दिनों तक चलेगा, कैसे चलेगा, वी डोंट नो। पर ट्रम्प तक तो 2028 से पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। और 2028 के बाद कौन आता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, उसके ऊपर बोल सकते हैं। पर डॉलर जो है अभी जो है उसकी डिमांड रहेगी। गोल्ड जो है फ्यूचर में बढ़ेगा, कंफर्म बढ़ने वाला है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। और सब मैं ये बोल देता हूँ कि फिजिकल गोल्ड लीजिए। अगर आपको सरकार बोलती है कि आप डिजिटल गोल्ड लीजिए, तो बिल्कुल ही मत लीजिए। फिजिकल गोल्ड लीजिए, टैक्स भर के लीजिए, अपने पास रखिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। और मैं ये भी बताता हूँ कि हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो भी थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, पर इसके अंदर प्रॉमिसिंग है। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पर, आप देखिए मल्टी मेगा इश्यूज आ रहे हैं, जैसे एनएससी है, जियो है। और ये मतलब दिस विल रीडिफाइन रीशेप द इंडियन मार्केट्स। और गिफ्ट सिटी के अंदर भी आप देखिए वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। कुछ $750 मिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है। अंबर जी, भारत के अंदर जो आप देख रहे हैं कि जो एसेट्स एआईएफ कंपनीज है, वो सब जो ये सब इतनी सारी कंपनीज आ चुकी है जो प्राइवेट वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर कर रही है। भारत के अंदर फैमिली ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ट्रस्ट बना के एक तरह से लोग जो है गिफ्ट सिटी में ऑफिसेस खोल रहे हैं। इससे आप देखिए कि यहाँ का कैपिटल मार्केट भी वाइब्रेंट होता जा रहा है। और गिफ्ट सिटी आगे जाके मेरे हिसाब से भारत के अंदर जो जितने भी दोनों एक्सचेंजेस है, भारत के बीएससी और एनएससी, फाइनली उसको इंटीग्रेट गिफ्ट सिटी में करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि लिस्टिंग भी करनी ज़रूरी होती है। एनएससी की लिस्टिंग के जितने भी डेस्क है वो क्लियर हो चुके हैं, और वो सितंबर में हो रहे हैं। अमर जी, मेरा ये भी मानना है कि जो डॉलर है वो अभी रहेगा।
उसको एक तरह से अगर हम राइट ऑफ करेंगे ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आज की डेट में कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डॉलर को चैलेंज कर सकता है। आईएमएफ का एसडीआर के अंदर भी डॉलर का 41% स्टेक है। और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तब बनेगा जब इसके अंदर बाकी करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे रूपी है, रूबल है, और रियाल है, साउथ अफ्रीकन रैंड है। इन सबको और दिरम्स, जो यूएई का दिरम्स है, इन सबको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके एक ट्रू ग्लोबल करेंसी होगा। ये जो इंटीग्रेशन है एक तरह से डिफॉल्ट आएगा। डिफॉल्ट के बाद आप ये देखेंगे कि ब्रिक्स और जो आईएमएफ है उसका मर्जर होगा, और उसके बाद एक तरह से कॉमन करेंसी की बात होगी। और उस समय जिस कंट्री के पास गोल्ड होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी, जिस कंट्री के पास जो रिजर्व्स होंगे, उसका वेटेज वैसे बढ़ता जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सब चीज़ नजर आएगी। इस बेसिस पे ये काम होने वाला है, पर ये टाइम लगेगा, ओवरनाइट कुछ होने वाला नहीं है। और आपको याद होगा कि 1935 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, 1938 में वर्ल्ड वॉर टू आया था। तो अगर जनरली क्या है, जब कोलैप्स आता है उसके बाद एक मैन्युफैक्चर वॉर भी होता है, फिर बाद में नई व्यवस्था आती है, जैसे ब्रेटन वुड्स आया था 1945 में, वैसा ही कुछ ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आएगा फ्यूचर में। ये मेरा एनालिसिस है। मैंने ये इसके लिए बोल रहा हूँ, उसको भी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस के साथ बता रहा हूँ, और जो इवॉल्विंग ट्रेंड्स हो रही है, उसके आधार पर ऑफ कोर्स ये पूरा और ये एनालिसिस है। जी इवॉल्विंग ट्रेंड्स है, जैसे आप देखिए स्विफ्ट और बाकी जो है ये सब इवॉल्विंग ट्रेंड्स हैं। और ये बिल्कुल एक तरह से जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स है उस बेसिस में कोलेट करके मैंने अपना एनालिसिस दिया है, जी सीधी ऑफ बात है। कोर्स और ये जी जो न्यूज़ एनालिसिस है सबके सामने भी मैंने साझा कर दिया है, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये एक तरह से दिस इज एन एनालिसिस कंफाइंड फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेस। ऑफ कोर्स जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इतिहास से हमें जो है वो एक बात जो है वो बार बार नजर आती है, और इतिहास हमें उस बात को सिखाता है कि जो अंपायर्स हैं या जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो सिर्फ मिलिट्री से नहीं बनते हैं, जो सेना की ताकत होती है उससे नहीं बनते, बल्कि ये कहें कि इकोनॉमी से भी नहीं बनते, बल्कि और ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी इकोनॉमी की वजह से जो है वो कमजोर भी पड़ जाते हैं। अमेरिका का जो $40 ट्रिलियन डेट है वो सिर्फ एक स्टैटिक्स नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक वार्निंग भी हो सकती है और एक ट्रांजिशन का सिग्नल भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर कल ही खत्म हो जाएगा। डॉलर अभी भी दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा रिजर्व करेंसी है, और ऐसे ही जो स्ट्रक्चरल बदलाव हैं आमतौर पर सालों में होते हैं, और मतलब रातों-रात तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। इसको जिस चीज़ को उमेश जी ने भली-भाँति और पूरे विस्तार से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आज दुनिया के सामने जो पैरेलल स्टोरीज़ चल रही हैं, एक तरफ रिकॉर्ड डेट, हाई बोरोइंग कॉस्ट और जो फिस्कल प्रेशर है, और दूसरी तरफ जो डिजिटल फाइनेंस और टोकनाइज़ेशन, नए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा, सवाल ये है कि उस बदलाव के लिए कौन तैयार होगा। और याद रखिए फाइनेंशियल जो है वो हिस्ट्री उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो हेडलाइन से ज्यादा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं उनको समझते हैं। जैसे कि मनीष जी ने हमको समझाया, जो पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उन्होंने अपना एनालिसिस के आधार पर यहाँ पर समझा दिया। दोस्तों मैं हूं बस जयदीप। आपको अगर हमारा शो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपकी राय है वो कमेंट जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।